अध्याय 8 इन्वेस्टर और मार्केट फ्लक्चुएशन। जो लोग लोकप्रिय होना चाहते हैं उनकी खुशी दूसरों पर निर्भर करती है। खुशी की चाहत रखने वालों की खुशी उनके नियंत्रण से बाहर के मूड के साथ होती है, लेकिन बुद्धिमानों की खुशी अपने स्वयं के स्वतंत्र कृत्यों से बढ़ती है। मार्कस ऑरेलियस, डॉ जैकेल और मिस्टर बाजार। ज्यादातर समय बाजार ज्यादातर शेयरों के मूल्य निर्धारण में सटीक होता है। लाखों खरीदार और विक्रेता सही कीमत पर कंपनियों के मूल्य निर्धारण में औसतन अच्छा काम करते हैं, लेकिन कभी कभी कीमत सही नहीं होती, इसलिए निर्णय गलत हो जाते हैं। ऐसे समय में ग्राहम कहते हैं कि श्री मार्केट की छवि को समझने की जरूरत होती है, जिसमें शायद सबसे शानदार मेटाफोर जो यह समझाने के लिए बनाया गया है कि स्टॉक कैसे गलत हो सकते हैं। मैनिक डिप्रेसिव मिस्टर मार्केट हमेशा स्टॉक के मूल्यांकन के हिसाब से या उस तरह कीमत नहीं देता है जिस तरह एक निजी खरीदार एक व्यवसाय को महत्व देगा। इसके बजाय जब स्टॉक बढ़ रहा होता है तो वह खुशी से अपने उद्देश्य मूल्य यानी ऑब्जेक्टिव वैल्यू से अधिक भुगतान करता है, और जब स्टॉक नीचे जा रहे होते हैं तो वह उन्हें उनके वास्तविक मूल्य यानी ट्रू वर्थ से कम के लिए डंप करने के लिए बेताब रहता है। क्या मिस्टर मार्केट अभी भी आसपास है? क्या वह अभी भी द्विध्रुवीय है? तुम शर्त अंगी के फकुपाम की लगा लो, वह है 17 मार्च 2000 को इनकटमी कॉरपोरेशन के शेयर ने $231.625 का नया हाई लेवल छुआ। चूंकि वे पहली बार जून 1998 में बाजार में आए थे, इसलिए इंटरनेट सर्च सॉफ्टवेयर कंपनी के शेयरों में लगभग 1900% की वृद्धि हुई थी। दिसंबर 1999 के बाद के कुछ हफ्तों में स्टॉक लगभग 3 गुना हो गया था। इंकटोमी ऐसा क्या चल रहा था जो कारोबार को इतना मूल्यवान बना रहा था? उत्तर लगभग स्पष्ट था, अभूतपूर्व रूप से तेज विकास। दिसंबर 1999 में समाप्त होने वाली तिमाही में इंकटमी ने उत्पादों और सेवाओं की $33 मिलियन की बिक्री की। इसने पूरे वर्ष 1998 की समाप्ति तक इससे अधिक बिक्री की। यदि इंकटमी पिछले 12 महीनों की विकास दर को केवल 5 और वर्षों तक बनाए रख सकता तो रेवेन्यू प्रति माह $36 मिलियन एक तिमाही से $5 अरब तक विस्फोटक होता। इस दृष्टि से इस तरह की वृद्धि से शेयर तेजी से ऊपर चला गया जितना दूर उसे जाना निश्चित था। लेकिन इंकॉटमी के स्टॉक के साथ अपने इस प्रेम संबंध में शेयर मार्केट अपने व्यवसाय के बारे में कुछ अनदेखी कर रहा था। कंपनी बहुत सारा पैसा गंवा रही थी। इसने हालिया तिमाही में $6 मिलियन गंवाए, उससे पहले 12 महीनों में $24 मिलियन और उससे पहले वाले वर्ष में $24 मिलियन का नुकसान उठाया था। अपने पूरे कॉर्पोरेट जीवन काल में इंकटमी ने कभी भी अपने मुनाफे से पैसा नहीं कमाया था। फिर भी 1 मार्च 2000 को श्री मार्केट ने कुल $25 अरब के इस छोटे व्यवसाय को महत्व दिया। और फिर मिस्टर मार्केट अचानक बुरे सपने की चपेट में आ गया। 30 सितंबर 2002 को $231 प्रति शेयर की ऊंची छलांग के ठीक 2.5 साल बाद इंकटोमी का शेयर 25 सेंट पर बंद हुआ। कुल बाजार मूल्य $25 बिलियन से गिरकर $40 मिलियन से भी कम हो गया। क्या इंकटोमी का कारोबार खत्म हो गया था? हरगिज नहीं। पिछले 12 महीनों में कंपनी ने $113 मिलियन का रेवेन्यू अर्जित किया था। तो क्या बदल गया था? केवल मिस्टर मार्केट का मिजाज 2000 की शुरुआत में निवेशक इंटरनेट पर इतने अनियंत्रित थे कि उन्होंने कंपनी के रेवेन्यू के 250 गुना इंकटोमी के शेयरों की कीमत लगाई। अब हालांकि वे इसके रेवेन्यू का केवल 0.35 गुना भुगतान करेंगे। श्री मार्केट ने डॉ जैकेल से मिस्टर हाइट तक की यात्रा की थी और हर उस स्टॉक को बुरी तरह से रौंद दिया था जिसने उसे मूर्ख बनाया था। लेकिन मिस्टर मार्केट उनके इस गुस्से में जायज नहीं था जितना कि वह अपने उन्मादीपन में था। 23 दिसंबर 2002 को याहू इंक ने घोषणा की कि वह इंकटमी को $1.60 प्रति शेयर में खरीदेगा। 30 सितंबर को इंकटमी के स्टॉक मूल्य का लगभग 7 गुना था। इतिहास शायद यह दिखाएगा कि याहू की ने मोल भाव किया था। जब श्री मार्केट स्टॉक को इतना सस्ता कर देता है तो यह कोई आश्चर्य नहीं है कि पूरी कंपनियां उसके तहत सही खरीद कर लेती हैं। अपने लिए सोचें, क्या आप स्वेच्छा से एक सर्टिफिकेट धारी को सप्ताह में कम से कम 5 बार यह बताने के लिए अनुमति देंगे कि आपको ठीक उसी तरह महसूस करना चाहिए जिस तरह से वह महसूस करता है? क्या आप कभी इस बात के लिए सहमत होंगे कि वह सिर्फ इसलिए व्यर्थ है कि वह गलत है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि वह सोचता है कि आपको भी गलत होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आप अपने अनुभवों और अपने विश्वासों के आधार पर अपने स्वयं के भावनात्मक जीवन को नियंत्रित करने के अपने अधिकार पर जोर देते हैं। लेकिन जब उनके वित्तीय जीवन की बात आती है तो लाखों लोग श्री मार्केट को बताते हैं कि उन्हें कैसे महसूस करना है
और क्या करना है, इस तथ्य के बावजूद कि समय समय पर वह एक फ्रूट केक से अधिक पोषक तत्व प्राप्त कर सकते हैं। 1999 में जब मिस्टर मार्केट प्रसन्नता से चिल्ला रहा था कि अमेरिकी कर्मचारियों ने अपने 401 के सेवानिवृत्ति योजनाओं में औसतन 8.6% तनख्वाह का निर्देशन किया, साल 2002 के बाद मिस्टर मार्केट ने 3 साल के स्टॉक को कचरे के थैलों में रखकर खर्च किया, तब औसत योगदान दर लगभग 1/4 घटकर सिर्फ 7% रह गई। जितना सस्ता स्टॉक मिला उतने ही उत्सुक लोग उन्हें खरीदने के लिए तैयार हुए, क्योंकि वे अपने लिए सोचने के बजाय मिस्टर मार्केट की नकल कर रहे थे। बुद्धिमान निवेशक को पूरी तरह से श्री बाजार की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय आपको उसके साथ व्यापार करना चाहिए, लेकिन केवल इस हद तक कि यह आपके हितों की सेवा करता रहे। श्री मार्केट का काम आपको कीमतें प्रदान करना है। आपका काम यह तय करना है कि आपके लाभ या हानि को देखते हुए उचित खरीद व बेच करना। आपको उसके साथ केवल इसलिए व्यापार नहीं करना है क्योंकि वह लगातार आपसे मांगता रहता है। मिस्टर मार्केट को अपना मालिक होने से इनकार करके आप उसे अपने नौकर में बदल देते हैं। आखिरकार जब वह मूल्यों को नष्ट करता हुआ प्रतीत होता है, तब भी वह उन्हें कहीं और पैदा कर रहा होता है। 1999 में विलशेयर 5000 इंडेक्स अमेरिकी स्टॉक प्रदर्शन का सबसे बड़ा माप था। प्रौद्योगिकी और दूरसंचार शेयरों द्वारा संचालित 23.8%, लेकिन विलशेयर इंडेक्स में 7234 शेयरों में से 3743 औसत बढ़ने के बावजूद मूल्य में गिरावट आई, जबकि उन उच्च तकनीक और दूरसंचार शेयरों को एक रेस कार के हुड की तुलना में 1 अगस्त की दोपहर में गर्म किया गया था। हजारों पुरानी अर्थव्यवस्था के शेयर कीचड़ में जमे हुए थे, सस्ता और सस्ता हो रहा था। CMGI का स्टॉक इंक्यूबेटर या इंटर्न स्टार्टअप फर्मों के लिए होल्डिंग कंपनी 1999 में आश्चर्यजनक रूप से 943.9 हो गया। इस बीच बर्कशायर हैथवे होल्डिंग कंपनी, जिसके माध्यम से ग्राहम के सबसे बड़े शिष्य वॉरेन बफेट, जो कोका कोला, गिलेट और वॉशिंगटन पोस्ट कंपनी जैसे पुराने अर्थव्यवस्था के दिग्गजों के मालिक हैं, जो 24.9% तक गिर गए। लेकिन तब, जैसा कि यह अक्सर होता है, बाजार में अचानक मूड स्विंग हुआ और 2002 के माध्यम से 2009 साल के सबसे खराब शेयर साल 2000 के सितारे बन गए। उन दो होल्डिंग कंपनियों के रूप में CMGI ने साल 2000 में 996%, 2001 में 1 और 2002 में 1 और 2003 में 1 और 2004 में 1 और 2005 में 1 और 2006 में 1 और 2007 में 1 और 2008 में 1 और 2009 में 1 और 2010 में 1 और 2011 में 1 और 2012 में 1 और 2013 में 1 और 2014 में 1 और 2015 में 1 और 2016 में 1 और 2017 में 1 और 2014 में 1 और 2015 में 1 और 2016 में 1 और 2017 में 1 और 2018 में 1 और 2019 में 1 और 2020 में 1 और 2021 में 1 और 2022 में 1 और 2023 में 1 और 2024 में 1 और 2025 में 1 और 2036 में 1 और 2037 में 1 और 2038 में 1 और 70.9%, और अभी भी 2002 में 39.8% अधिक, जिसने 99.3% का संचयी नुकसान खो दिया। बर्कशायर हैथवे ने 2000 में 26.6% और 2001 में 6.5% की वृद्धि की। फिर 2002 में मामूली 3.8% का नुकसान हुआ और 30% का संचयी लाभ। क्या आप अपने खेल से आगे बढ़ सकते हैं? ग्राहम की सबसे शक्तिशाली अंतर्दृष्टि में से एक ये है कि जो निवेशक अपने आप को अपनी होल्डिंग में बाजार की गिरावट से चिंतित होने की अनुमति देता है, वह अपने बुनियादी लाभ को मूल नुकसान में बदल रहा है। मूल लाभ यानी बेसिक एडवांटेज, इन शब्दों से ग्राहम का क्या अर्थ है? उनका मतलब है कि बुद्धिमान व्यक्तिगत निवेशक को यह चुनने की पूरी स्वतंत्रता है कि वह श्री मार्केट का पालन करें या नहीं। आपके पास खुद के लिए सोचने में सक्षम होने की लग्जरी है। हालांकि
विशिष्ट मनी मैनेजर के पास श्री मार्केट के हर कदम की नकल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जो हाई खरीदता है और कम बेच रहा है, जो अपने अनिश्चित चरणों में लगभग नासमझ है। यहाँ कुछ हैंडीकैप म्यूचुअल फंड मैनेजर और अन्य पेशेवर निवेशक हैं जो इस प्रकार हैं। प्रबंधन के तहत अरबों डॉलर के साथ उन्हें सबसे बड़े शेयरों की ओर बढ़ना चाहिए। केवल वे ही मल्टी डॉलर की मात्रा में खरीद सकते हैं और जिन्हें अपने पोर्टफोलियो को पारा भरने की जरूरत है। इस प्रकार कई फंड्स कुछ ही ओवरप्राइज्ड दिग्गजों के मालिक हैं। बाजार में तेजी के साथ निवेशक फंड में और पैसा डालते हैं। प्रबंधकों ने उस नई नकदी का उपयोग उन शेयरों को खरीदने के लिए किया है जो पहले से ही उनके पास हैं, जो कीमतों को और भी अधिक खतरनाक ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। यदि फंड निवेशक बाजार में गिरावट आने पर अपने पैसे वापस मांगते हैं, तो प्रबंधकों को उन्हें नकद निकालने के लिए स्टॉक बेचने की आवश्यकता हो सकती है। जिस तरह फंड्स को एक बढ़ते बाजार में इन्फ्लेटेड प्राइसेस पर स्टॉक खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है, वैसे ही वे मजबूर विक्रेता बन जाते हैं क्योंकि स्टॉक फिर से सस्ते हो जाते हैं। कई पोर्टफोलियो प्रबंधकों को बाजार की धड़कन के लिए बोनस मिलता है, इसलिए वे S&P 500 इंडेक्स जैसे बेंचमार्क के खिलाफ अपने रिटर्न को जानबूझकर मापते हैं। यदि कोई कंपनी एक इंडेक्स में जुड़ जाती है, तो सैकड़ों फंड्स उसे अनिवार्य रूप से खरीदते हैं। फंड मैनेजरों को जल्दी से स्पेशलाइजेशन की उम्मीद है। जिस तरह दवा में सामान्य चिकित्सक ने बाल रोग विशेषज्ञ और जियाट्रिक ऑटोलरिंगोलॉजिस्ट को रास्ता दिया है, फंड मैनेजर्स को केवल छोटे ग्रोथ स्टॉक या केवल मिड साइज वैल्यू स्टॉक या कुछ और नहीं बल्कि लार्ज ब्लेंड स्टॉक खरीदने चाहिए। यदि कोई कंपनी बहुत ज्यादा खरीदती है, या बहुत छोटी कंपनी खरीदती है, या बहुत सस्ते या बोथ थोड़े खरीदती है, तो फंड को इसे बेचना पड़ता है, भले ही प्रबंधक स्टॉक से प्यार करता हो। इसका कोई कारण नहीं है कि आप पेशेवरों के साथ भी ऐसा नहीं कर सकते। आप क्या नहीं कर सकते? और अपने खेल में पेशेवरों को हरा सकते हैं। पेशेवर अपना खेल भी नहीं जीत सकते हैं। आप इसे क्यों खेलना चाहते हैं? यदि आप उनके नियमों का पालन करते हैं तो आप हार जाएंगे, क्योंकि आप श्री मार्केट के एक दास के रूप में पेशेवरों के रूप में समाप्त हो जाएंगे। इसके बजाय पहचानें कि समझदारी से निवेश करना नियंत्रणीय को नियंत्रित करने के बारे में है। आप यह नियंत्रित नहीं कर सकते हैं कि आपके द्वारा खरीदे गए शेयर या फंड आज, अगले हफ्ते, इस महीने या इस साल बाजार में बेहतर प्रदर्शन करेंगे या नहीं। अल्पावधि में आपके रिटर्न हमेशा श्री मार्केट और उनके स्वामियों के लिए बंधक होंगे, लेकिन आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं। आपकी ब्रोकरेज लागत कभी कभी धैर्यपूर्वक और सस्ती ट्रेडिंग करके आप इसे कम कर सकते हैं। आपकी ओनरशिप कॉस्ट अत्यधिक वार्षिक खर्चों के साथ म्यूचुअल फंड खरीदने से इनकार करके, अपनी उम्मीदों में यथार्थवाद का उपयोग करके, अपने रिटर्न का अनुमान लगाने के लिए ज्यादा कल्पना नहीं करके। आपका जोखिम आपकी कुल संपत्ति का कुछ हिस्सा शेयर बाजार में डालकर, डाइवर्सिफाई करके और रीबैलेंसिंग करके, आपके टैक्स बिल्स कम से कम 1 वर्ष के लिए और जब भी संभव हो कम से कम 5 साल के लिए अपने पूंजी लाभ देयता को कम करने के लिए शेयरों को होल्ड करके, और सबसे बढ़कर आपके अपने व्यवहार से। यदि आप फाइनेंशियल टीवी देखते हैं या अधिकांश मार्केट एडिटोरियल को पढ़ते हैं, तो आप सोचते हैं कि निवेश किसी प्रकार का खेल है, या युद्ध है, या शत्रुतापूर्ण जंगल में जीवित रहने जैसा संघर्ष है। लेकिन अपने खेल में दूसरों की पिटाई के बारे में सोचना निवेश नहीं है। यह अपने खेल में खुद को नियंत्रित करने के बारे में है। बुद्धिमान निवेशक के लिए चुनौती उन शेयरों को ढूंढना नहीं है जो सबसे ऊपर या सबसे नीचे जाएंगे, बल्कि अपने आप को अपने सबसे बड़े दुश्मन होने से रोकने के लिए केवल इसलिए हाई खरीद से कि श्री मार्केट कहते हैं खरीदें, वो केवल इसलिए कम बिकना क्योंकि श्री मार्केट कहता है कि बेचो। यदि आप इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबे समय से कर रहे हैं, तो कम से कम 25 या 30 साल तक केवल एक समझदार दृष्टिकोण रखें। हर महीने स्वचालित रूप से खरीदें, और जब भी आप कुछ पैसे छोड़ सकते हैं। इस आजीवन होल्डिंग के लिए सबसे अच्छा विकल्प कुल स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड है। नकदी की जबरदस्त जरूरत होने पर ही बेचें। एक बुद्धिमान निवेशक होने के लिए आपको अपनी वित्तीय सफलता का आकलन करने से भी इनकार करना चाहिए कि किसी एक समूह ने इसे कैसे किया है। यदि आप ड्यूक या डलास या डेनवर में कोई व्यक्ति जिसने S&P 500 में बहुत कमाया है, तो आप एक पैसे भी खराब नहीं है, क्योंकि किसी ने भी यह नहीं जाना है कि वह मार्केट को धराशायी कर देगा। मैंने एक बार फ्लोरिडा के सबसे धनी सेवानिवृत्ति समुदायों में से एक बोका रैटन में सेवानिवृत्त लोगों के एक समूह का साक्षात्कार लिया था। मैंने इन लोगों से पूछा, ज्यादातर अपने 70 के दशक में थे, अगर उन्होंने अपने निवेशित जीवन काल में बाजार को हराया था तो बताएं। कुछ ने कहा हाँ, कुछ ने कहा नहीं, लेकिन सभी निश्चित नहीं है। फिर एक आदमी ने कहा, कौन परवाह करता है, मुझे पता है कि मेरे निवेश ने बोका को
समाप्त करने के लिए पर्याप्त कमाई की है। क्या इससे ज्यादा सही जवाब हो सकता है? आखिरकार निवेश का पूरा बिंदु औसत से अधिक पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन अर्जित करना है। आपकी निवेश की सफलता को मापने का सबसे अच्छा तरीका यह नहीं है कि क्या आप बाजार को हरा रहे हैं, बल्कि यह भी कि क्या आप एक वित्तीय योजना और व्यवहार में अनुशासन रखते हैं जो आपको उस जगह पर ले जाने की संभावना पैदा करता है जहां आप जाना चाहते हैं। अंत में, किसी और से पहले फिनिश लाइन को पार करने के लिए क्या मायने नहीं रखता है, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि आप इसे पार करते हैं। आपका पैसा और आपका दिमाग। फिर निवेशकों को मिस्टर मार्केट इतना मोहक क्यों लगता है? यह पता चला है कि हमारे दिमाग को मुश्किल में डालने में हमें मुश्किल होती है। इंसान पैटर्न चाहने वाले जानवर हैं। मनोवैज्ञानिकों ने दिखाया है कि यदि आप एक रैंडम सीक्वेंस वाले लोगों को प्रस्तुत करते हैं और उन्हें बताएं कि यह अप्रत्याशित है, वे फिर भी यह अनुमान लगाने की कोशिश करने पर जोर देंगे कि आगे क्या हो रहा है। इसी तरह हम जानते हैं कि पासे का अगला रोल 7 होगा। एक बेसबॉल खिलाड़ी बेस हिट के वाला है। वह पावरबॉल लॉटरी में अगली जीत संख्या निश्चित रूप से 4, 27, 9, 16, 52 होगी 10 और यह हॉट लिटिल स्टॉक अगला माइक्रोसॉफ्ट ही होगा। न्यूरोसाइंस में नए शोध के आधार पर पता चला है कि हमारे दिमाग को उन रुझानों का अनुभव करने के लिए डिजाइन किया गया है जहां वे मौजूद नहीं हैं। यह एक घटना के बाद एक पंक्ति में सिर्फ 2 या 3 बार होता है। मानव मस्तिष्क के क्षेत्रों को पूर्वकाल सिंगुलेट और नाभिक अकम्बेंस कहा जाता है। स्वचालित रूप से यह फिर से हो जाएगा कि अनुमान है। यदि यह दोहराता है तो डोपामाइन नामक एक प्राकृतिक रसायन जारी किया जाता है जो आपके मस्तिष्क को एक नरम उत्साह के साथ बांट देता है। इस प्रकार यदि कोई स्टॉक लगातार कई बार ऊपर जाता है तो आप उम्मीद करते हैं कि यह जारी रहेगा और स्टॉक बढ़ने पर आपका मस्तिष्क रसायन बदलता है। इससे आपको नेचुरल हाई मिलता है। आप प्रभावी रूप से अपनी भविष्यवाणियों के आदी हो जाते हैं। लेकिन जब स्टॉक गिरता है तो वित्तीय हानि आपके एमिग्डाला को भड़काती है, मस्तिष्क का वह हिस्सा जो भय और चिंता की प्रक्रिया करता है और प्रसिद्ध लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है जो सभी कोनों से जानवरों ने की आम है। इस समय आप अपने दिल की धड़कन को बढ़ने से रोक नहीं सकते हैं। अगर आग का अलार्म बंद हो जाता है तब वैसे ही जब आप आग की लपटों से बच नहीं सकते हैं। यदि आपके लंबी यात्रा पथ पर एक रटलस स्नेक फिसल जाता है तो स्टॉक की कीमतें गिरने पर आप भयभीत महसूस न करने में मदद नहीं कर सकते हैं। वास्तव में मनोवैज्ञानिक डैनियल कहमैन और एमोस्टाउस्की ने दिखाया है कि वित्तीय नुकसान का दर्द एक समान लाभ की खुशी के मुकाबले 2 गुना से अधिक तीव्र है। एक शेयर पर $1000 बनाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन $1000 का नुकसान एक भावनात्मक दीवार को 2 बार से अधिक शक्तिशाली बनाता है। पैसा खोना इतना दर्दनाक है कि बहुत से लोग किसी और नुकसान की आशंका से घबरा जाते हैं, और कम कीमत पर बेच देते हैं या अधिक खरीदने से इनकार कर देते हैं। यह स्पष्ट करने में मदद करता है कि हम बाजार में गिरावट के कच्चे परिमाण को ठीक क्यों करते हैं और नुकसान को अनुपात में रखना भूल जाते हैं। इसलिए अगर एक टीवी रिपोर्टर का कहना है बाजार डूब रहा है, डॉव 100 अंक नीचे है, ज्यादातर लोग सहज रूप से कांप उठते हैं। लेकिन डाउ के 8000 के हालिया स्तर पर यह सिर्फ 1.2% की गिरावट है। अब सोचें कि अगर यह एक दिन में 81 डिग्री के बाहर होता है तो यह कितना हास्यास्पद लगेगा। टीवी की तड़क भड़क ने कहा, तापमान गिर रहा है, यह 81 डिग्री से गिरकर 80 डिग्री हो गया है। कंपोनेंट प्लेसमेंट, वह भी 1.2% की गिरावट है। जब आप बाजार की कीमतों को प्रतिशत के संदर्भ में देखना भूल जाते हैं तो मामूली कंपन से घबराना आसान हो जाता है। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में कई लोगों को यह महसूस हुआ कि वे अंधेरे में थे जब तक कि वे दिन में कई बार अपने शेयरों की कीमतों की जांच नहीं करते। लेकिन जैसा कि ग्राहम कहते हैं, यदि उनके शेयरों में कोई बाजार भाव नहीं था तो उनके लिए विशिष्ट निवेशक बेहतर होगा, क्योंकि तब उन्हें मानसिक पीड़ा से बख्शा जाएगा जो अन्य व्यक्तियों की जज की गलतियों के कारण होता है। अगर जांच के बाद 1:24 पर आपके स्टॉक पोर्टफोलियो का मूल्य जांच के बाद 1:37 पर फिर से यह सब जांचने के लिए आप मजबूर महसूस करते हैं, तो अपने आप से यह प्रश्न पूछ, क्या मैंने 1:24 अपराह्न पर अपने घर के बाजार मूल्य की जांच के लिए एक रियल एस्टेट एजेंट को बुलाया था? क्या मुझे 1:37 पर उसे वापस बुलाया जाना चाहिए? अगर यह मेरे पास होता तो क्या कीमत बदल जाती? अगर ऐसा होता तो क्या मैं अपना घर बेचने के लिए दौड़ पड़ता? मेरे घर का बाजार मूल्य
ये तय मिनट दर मिनट की जांच करके या जानकर भी क्या मैं समय के साथ इसके मूल्य को बढ़ने से रोक सकता हूं? इन प्रश्नों का एकमात्र संभावित उत्तर निश्चित रूप से नहीं है और आपको अपने पोर्टफोलियो को 10 या 20 या 30 वर्ष के निवेश क्षितिज की तरह देखना चाहिए। श्री मार्केट के दैनिक डिप्सी ड्यूडल से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी मामले में आने वाले वर्षों के लिए निवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए स्टॉक की कीमतें गिरना अच्छी खबर है, बुरा नहीं है, क्योंकि वे आपको कम पैसे में अधिक खरीदने में सक्षम बनाते हैं। लंबे और आगे के स्टॉक में गिरावट आती है और जितना अधिक आप खरीदते रहते हैं उतने ही अधिक पैसे आप अंत में बनाएंगे यदि आप अंत तक स्थिर रहेंगे। एक बेयर बाजार से डरने के बजाय आप पाकू माई तातीसाई के पेपरे को से गले लगाना चाहिए। बुद्धिमान निवेशक को स्टॉक या म्यूचुअल फंड के मालिक होने के बावजूद पूरी तरह से आरामदायक होना चाहिए, भले ही शेयर बाजार ने अगले 10 वर्षों के लिए दैनिक कीमतों की आपूर्ति बंद कर दी हो। विरोधाभासी रूप से आप बहुत अधिक नियंत्रण में होंगे। न्यूरोसाइंटिस्ट एंटोनियो डेमासियो बताते हैं, यदि आपको एहसास है कि आप अपने नियंत्रण में नहीं हैं, तो हाई खरीदने और कम बेचने के लिए अपनी जैविक प्रवृत्ति को स्वीकार करके आप डॉलर की औसत लागत आवश्यकता को स्वीकार कर सकते हैं। अपने बहुत से पोर्टफोलियो को स्थायी ऑटो पायलट पर रखकर आप भविष्यवाणी की लत से लड़ के पैसे सकते हैं, अपने दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और मिस्टर मार्केट के मिजाज को समझ सकते हैं। आपको मार्केट कब नींबू देगी जिससे आप नींबू पानी बना सकते हैं। यद्यपि ग्राहम सिखाते हैं कि आपको तब खरीदना चाहिए जब श्री मार्केट चिल्ला रहा हो, बेचते हैं। बुद्धिमान निवेशक को समझने के लिए एक अपवाद है। एक बेयर बाजार में बेचना समझ में आता है जब अगर यह एक टैक्स की मार बनाता है। अमेरिकी आंतरिक राजस्व संहिता आपको साधारण आय में 3000 दत्ती तक की छूट देने के लिए आपको अपने वास्तविक लीजिए कि आपने जनवरी 2000 में कोका कोला स्टॉक के 200 शेयर खरीदे, 60 दत्ती प्रति शेयर के लिए 12,000 का कुल निवेश। वर्ष 2002 के अंत तक स्टॉक 44 प्रति शेयर या आपके लॉट के लिए 8,000 से नीचे था, तब आपका नुकसान $3,200 हुआ। आप ऐसा कर सकते थे जो ज्यादातर लोग करते हैं, या तो अपने नुकसान के बारे में सचेत रहें या इसे गलीचा के नीचे झाड़ू देने जैसा महसूस करें और दिखावा करें कि यह कभी नहीं हुआ, या आप इस पर नियंत्रण कर सकते थे। 2002 समाप्त होने से पहले आप अपने सभी कोक शेयर बेच सकते थे, 3,200 के नुकसान में ताला लगा सकते थे। फिर IRS नियमों का पालन करने के लिए 31 दिनों के इंतजार के बाद आप कोक के 200 शेयरों को फिर से खरीद लेंगे। परिणाम आप 2002 में अपनी कर योग्य आय को $3,000 से कम करने में सक्षम होते और आप 2003 में अपनी आय को ऑफसेट करने के लिए शेष 200 के नुकसान का उपयोग कर सकते हैं। और बेहतर, अभी तक आप अभी भी एक कंपनी के मालिक होंगे जिसका भविष्य आप पर विश्वास करता है, लेकिन अब जितना आपने पहली बार भुगतान किया है उससे लगभग 1/3 कम आपके पास होगा। अंकल सैम आपके नुकसान की भरपाई के साथ नुकसान में बेचने और ताला लगाने का मतलब बता सकते हैं। अगर अंकल सैम तुलना करके श्री मार्केट को तार्किक बनाना चाहते हैं तो हम किससे शिकायत करें? इन्वेस्टमेंट ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट में इसके द्वारा बताता हूं कि मैं एक निवेशक हूं जो भविष्य में कई वर्षों तक धन संचय करना चाहता हूं। मुझे पता है कि कई बार ऐसा होगा जब मुझे स्टॉक या बॉन्ड में निवेश करने के लिए लुभाया जाएगा क्योंकि उनका मूल्य ऊपर जा रहा है, आप या कहते जा रहे हैं, और दूसरी बार जब मैं अपने निवेश को बेचने के लिए जाऊंगा तो ये मुझे लुभाएंगे क्योंकि वे नीचे चले गए हैं या कितनी। मैं इसके द्वारा अपने अजनबियों को मेरे लिए वित्तीय निर्णय लेने देने से मना करता हूं। मैं आगे कभी निवेश नहीं करने की प्रतिबद्धता जताता हूं क्योंकि शेयर बाजार ऊपर चला गया है, और कभी बिकने वाला नहीं क्योंकि यह नीचे चला गया है। इसके बजाय बाटिया पान पाए मैं प्रत्येक म्यूचुअल फंड और विविध पोर्टफोलियो में एक स्वचालित निवेश योजना या रुपये लागत औसत कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिमाह रुका निवेश करूंगा। जब भी मैं नकदी को निवेश करने की स्थिति में होऊंगा, मैं अतिरिक्त मात्रा में निवेश करूंगा। मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं इनमें से प्रत्येक निवेश को कम से कम निम्नलिखित तिथि, जो इस संपर्क की तारीख के बाद न्यूनतम 10 वर्ष होना चाहिए, के माध्यम से होल्ड करूंगा। 20 इस अनुबंध की शर्तों के तहत अनुमति दिए गए एकमात्र अपवाद हैं। ये हैं नकदी की अचानक आवश्यकता, जैसे कि स्वास्थ्य देखभाल की आपात स्थिति या मेरी नौकरी का नुकसान, या एक योजनाबद्ध व्यय जैसे आवास डाउन पेमेंट या ट्यूशन बिल। मैं केवल शर्तों का पालन करने के लिए अपना इरादा बताते हुए इस अनुबंध के लिए नीचे हस्ताक्षर करता हूं।